नमस्कार साथियों। ना रुकना है ना थकना है, बस मेहनत करके लक्ष्य को पाना है। इसी उद्देश्य और मोटिवेशन के साथ हम लोग बात कर रहे हैं भारत की अर्थव्यवस्था। और भारत की अर्थव्यवस्था में आज हम बात करने वाले हैं निर्धनता एवं बेरोजगारी कि निर्धनता और बेरोजगारी को लेके क्या प्रश्न हमसे पूछे जा सकते हैं। सामान्यतः हम निर्धनता के क्या कारण हैं, निर्धनता के क्या उपाय हैं, बेरोजगारी के क्या कारण हैं, बेरोजगारी के क्या उपाय हैं, या निर्धनता और बेरोजगारी के उन्मूलन के लिए केंद्र या राज्य सरकारों द्वारा जो भी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जो भी नीतियां बनाई गई हैं, जो भी एक्ट बनाए गए हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। लेकिन जब हम इकोनॉमिक यानी अर्थव्यवस्था की दृष्टि से देखते हैं तो यहां पे हमें कई बार प्रश्न अर्थव्यवस्था के आधार पे पूछे जाते हैं। तो देखिए, भारत की अर्थव्यवस्था के आधार पर निर्धनता और बेरोजगारी को लेकर क्या प्रश्न हमसे पूछे जा सकते हैं, उन पर हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम निर्धनता के बारे में बात करेंगे और उसके बाद हम बेरोजगारी को लेकर क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उन पर हम लोग बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के प्रश्नों की। और सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत में निर्धनता का आकलन किया जाता है कि भारत में निर्धनता का आकलन किया जाता है। ए, प्रति व्यक्ति आय, बी, प्रति व्यक्ति व्यय, सी, परिवार की औसत आय, डी, परिवार का उपभोग व्यय। अब यहां समझना कि भारत में निर्धनता का जो आकलन है वह प्रारंभ में जो है कौन करता था? योजना आयोग। बाद में योजना आयोग को नीति आयोग में परिवर्तित कर लिया गया, इसलिए वर्तमान में जो है निर्धनता का आकलन कौन करता है? नीति आयोग के द्वारा किया जाता है। पॉइंट क्लियर? अब समझना कि नीति आयोग के द्वारा जो वर्तमान में निर्धनता का आकलन किया जा रहा है वह किया जा रहा है उपभोग व्यय के आधार पर किया जा रहा है, जिसमें प्रति व्यक्ति उपभोग या परिवार का उपभोग व्यय शामिल है। क्लियर हो गया? तो अब देखिए, भारत में निर्धनता का आकलन किस आधार पर किया जाता है? परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर किया जाता है या फिर प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय के आधार पर किया जाता है। यानी कि आकलन का आधार क्या है? उपभोग व्यय है। पॉइंट क्लियर? अब यहां से प्रश्न हमारा दूसरा बनता है कि योजना आयोग, जिसे हम वर्तमान में नीति आयोग के नाम से जानते हैं, सर्वप्रथम जो है आधिकारिक निर्धनता का आकलन कब या किसके द्वारा किया गया? अब ध्यान रखना, यहां सबसे इंपॉर्टेंट है कि योजना आयोग द्वारा सन 1962 में एक समिति का गठन किया गया जिसका नाम था D.R. गॉडगिल। और D.R. गॉडगिल समिति ने जो है प्रति माह उपभोग व्यय के आधार पर जो है सबसे पहले निर्धनता का आकलन किया। इसके बाद कई समितियां बनी जिन्होंने निर्धनता का आकलन किया, जिसमें एक तो है वाई के अलग समिति है, DT लक्कड़वाला समिति है, सुरेश तेंदुलकर समिति है और रंगराजन समिति है। तो ये समितियां भी पूछी जाती है कि कौन कौन सी है। D.R. गॉडगिल समिति, जिसका संबंध किससे है? निर्धनता आकलन से है। उसके बाद अलग समिति का है
लक्कड़वाला समिति है, सुरेश तेंदुलकर समिति है और रंगराजन समिति है, जो कि भारत में निर्धनता के आकलन से संबंधित। इसके अलावा SR हासिम समिति भी है, एक और समिति है SR हासिम समिति। इसका संबंध भी किससे है? निर्धनता आकलन से। अब हमारा यहां से एक और प्रश्न बन सकता है कि निम्नलिखित में से भारत में निर्धनता के आकलन से संबंधित नहीं है, तो ध्यान रखना भगवती समिति का संबंध निर्धनता आकलन से नहीं है। भगवती समिति जो है, भगवती समिति का संबंध है बेरोजगारी से। किससे है? बेरोजगारी के आकलन से है भगवती समिति का। बाकी अन्य जो समितियां हैं उन सब का संबंध किससे है? निर्धनता के आकलन से। क्लियर हो गया? चले आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2011-12 में रंगराजन समिति के अनुसार ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन उपभोग के रूप में कितने रुपए परिभाषित किया गया है? ए 816 रुपए, 1000 रुपए, बी 27.25 रुपए, 33.33 रुपए, सी 32 रुपए 47 रुपए, डी 972 रुपए 1407 रुपए। अब समझना है कि वर्ष 2011-12 में रंगराजन समिति के अनुसार शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन उपभोग व्यय के रूप में कितने रुपए परिभाषित है। अब यहां समझना कि हमने पढ़ा कि निर्धनता का आकलन उपभोग व्यय के आधार पर किया जाता है। अब इसमें जो निर्धनता का आकलन का जो है वह दो प्रकार से होता है, एक कैलोरी के आधार पर होता है और एक का प्रति माह व्यय के आधार पर होता है। अब यहां समझना कि निर्धनता के आकलन के लिए दो प्रमुख समितियां हैं, जिसमें एक है सुरेश तेंदुलकर समिति और दूसरी जो है वह है रंगराजन समिति। अब यहां समझना कि सुरेश तेंदुलकर समिति ने बताया कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में 816 रुपए प्रति माह और शहरी क्षेत्रों में 1000 रुपए प्रति माह यदि कोई व्यक्ति उपभोग या व्यय करता है तो वह जो है क्या गरीब या निर्धन नहीं, इससे कम करने वाला क्या है? निर्धन। वहीं पर रंगराजन समिति ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में 972 रुपए प्रति माह
और शहरी क्षेत्रों में 1407 रुपए प्रति माह से कम यदि व्यय करता है तो वह क्या है, निर्धन है। यहां तक क्लियर हो गया। यानी कि निर्धनता आकलन के लिए उन्होंने प्रति माह व्यय रुपए में बताया, लेकिन प्रश्न क्या पूछा गया है, प्रति व्यक्ति प्रतिदिन, एक दिन में कितना करता है। अब यहां समझना, सुरेश तेंदुलकर समिति के अनुसार प्रतिदिन ग्रामीण क्षेत्रों में व्यय कितना है, 27.25 रुपए प्रतिदिन, और शहरी क्षेत्रों में 33.33 रुपए प्रतिदिन। व्यय करने वाला व्यक्ति गरीब नहीं है, इससे कम व्यय करता है तो वह गरीब है। जबकि रंगराजन समिति ने जो है प्रतिदिन का जो बताया वह था 32 रुपए प्रतिदिन, और शहरी क्षेत्रों में जो है 47 रुपए प्रतिदिन जो व्यय करता है वह क्या है, गरीब नहीं है। निर्धनता निर्धारण जो है प्रतिदिन के आधार पे पूछा जाए तो इसका सही उत्तर है 32 और 47। 32 रुपए ग्रामीण क्षेत्रों में और 47 रुपए जो है वह शहरी क्षेत्रों में। किसके अनुसार, रंगराजन समिति के अनुसार। यही सुरेश तेंदुलकर समिति के अनुसार पूछा जाता है तो ग्रामीण क्षेत्रों में 27.25 रुपए प्रतिदिन और शहरी क्षेत्रों में 33.33 रुपए प्रतिदिन है। यदि महीने के रूप में पूछे तो सुरेश तेंदुलकर समिति के अनुसार 816 रुपए प्रति माह ग्रामीण क्षेत्रों में और 1000 रुपए प्रति माह शहरी क्षेत्रों में। जबकि रंगराजन समिति के अनुसार 972 रुपए प्रति माह ग्रामीण क्षेत्रों में और 1407 रुपए प्रति माह शहरी क्षेत्र में। क्लियर हो गया। तो यहां जो है पूछा जाता है किस आधार पर, रुपए के आधार पर। क्लियर, चले आगे। अब इसके बाद एक और है कि रंगराजन समिति के अनुसार भारत में निर्धनता रेखा के निर्धारण हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कैलोरी की आवश्यकता है। ए 2400 कैलोरी, बी 2155 कैलोरी, सी 2100 कैलोरी, डी 2090 कैलोरी। अब यहां पे समझना सबसे इंपॉर्टेंट है कि निर्धनता का या निर्धनता रेखा का निर्धारण किस आधार पर किया गया है, तो इसको अच्छे से समझना। देखिए, निर्धनता मापन का जो आधार है वह दो आधार है। एक तो है न्यूनतम कैलोरी उपभोग और दूसरा है प्रति व्यक्ति प्रति माह उपभोग व्यय। क्लियर। अब देखिए, न्यूनतम कैलोरी उपभोग का मतलब है कि एक व्यक्ति जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहता है उसके लिए प्रतिदिन न्यूनतम कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है, या फिर शहरी क्षेत्रों में रहता है तो उस व्यक्ति के लिए न्यूनतम कितने कैलोरी की आवश्यकता होती है। अब देखिए यहां क्या कहता है कि योजना आयोग के द्वारा, योजना आयोग ने 1979 में एक विशेष दल टास्क फोर्स का गठन किया और उन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कितनी आवश्यकता होती है, 2400 कैलोरी जो है ग्रामीण क्षेत्रों में, और शहरी क्षेत्रों में कितनी है, 2100 कैलोरी। किसके अनुसार, विशेष दल टास्क फोर्स के अनुसार, जो कि अलग समिति की सिफारिश पर या अलग समिति ने जो सिफारिश की थी उसके आधार पर माना था। लेकिन अब हमारा प्रश्न पूछा गया है किस आधार पर, रंगराजन समिति के आधार पर। तो देखिए, जुलाई 2014 में रंगराजन समिति की सिफारिश के अनुसार रंगराजन समिति कहता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में 2155 कैलोरी है, जबकि शहरी क्षेत्रों में 2090 कैलोरी प्रतिदिन प्रति व्यक्ति यदि
उपयोग करता है या आवश्यकता है, इससे कम वाला क्या होगा, निर्धन माना जाएगा। तो इसीलिए कैलोरी के आधार पर न्यूनतम कितनी कैलोरी है, तो रंगराजन समिति के अनुसार कितनी है, ग्रामीण क्षेत्रों में 2155 और शहरी क्षेत्रों में जो है वह है 2090। अब इसको भी समझना देखिए अच्छे से, रंगराजन समिति के अनुसार। अब यहां पे हम दोनों ही चीजें बात करेंगे कि न्यूनतम कैलोरी उपभोग के आधार पर निर्धनता का मापन। टास्क फोर्स के अनुसार या विशेष दल की सिफारिश के अनुसार, और दूसरा है रंगराजन समिति के अनुसार। अब यदि पूछा जाता है ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्रों में है 2400 कैलोरी, प्रतिदिन, जबकि यहां पर है 2155 कैलोरी। और शहरी क्षेत्रों में पूछा जाता है 2100 कैलोरी प्रतिदिन, यहां पर है 2090 कैलोरी प्रतिदिन। और हमें जो है रंगराजन समिति के अनुसार पूछा है, तो इसका सही उत्तर कहां पूछा गया है, ग्रामीण क्षेत्रों में। तो ग्रामीण क्षेत्रों में सही उत्तर क्या होगा इसका, बी 2155 कैलोरी प्रतिदिन यदि कोई भी व्यक्ति उपभोग करता है तो वह गरीब नहीं है, और इससे कम वाला जो है वह गरीबी रेखा यानी कि निर्धनता रेखा के अंतर्गत शामिल किया जाए। नहीं, निर्धनता रेखा कैलोरी के आधार पर कितनी है, क्लियर हो गया। अब ध्यान रखना, दोनों ही पॉइंट आपको याद रखने, यदि रंगराजन समिति का उल्लेख मिलता है तो हमें यहां आंकड़े यूज करने, और रंगराजन समिति का नहीं उल्लेख मिलता है, केवल पूछा जाता है कि भारत में निर्धनता रेखा निर्धारण हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कैलोरी की जो है की आवश्यकता होती है, तो 2400, और शहरी क्षेत्रों में कितनी है, 2100। क्लियर हो गया। यदि समिति का उल्लेख मिलता है तो हमें आंकड़े अलग बताने। चला आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से भारत में नीति आयोग द्वारा निर्धनता की अवधारणा पर बल दिया गया है। पहली सापेक्ष निर्धनता, दूसरी निरपेक्ष निर्धनता। ए कि कौन सी जो है निर्धनता की अवधारणा पर बल दिया गया, केवल एक, बी केवल दो, सी एक व दो, डी कोई नहीं। अब देखिए, हम कहते हैं कि भारत में निर्धनता का आकलन किसके द्वारा किया जाता था, योजना आयोग के द्वारा किया जाता था। वर्तमान में वह किस में कन्वर्ट हो गया है, नीति आयोग में। यानी कि नीति आयोग जो है यह निर्धनता का क्या करता है, निर्धारण करता है। अब यह है कि कि नीति आयोग के द्वारा निर्धनता की कौन सी अवधारणा को अपनाया गया है जिसके आधार पर भारत में निर्धनता का आकलन किया जाता है।
अब इसको समझना कि निर्धनता की अवधारणा दो प्रकार की है। कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी दो प्रकार की है, एक है निरपेक्ष निर्धनता और दूसरी है सापेक्ष निर्धनता, यानी कि रिलेटिव पॉवर्टी और एब्सोल्यूट पॉवर्टी। अब यहां पे समझना कि निरपेक्ष निर्धनता जो है, या निरपेक्ष निर्धनता की अवधारणा क्या है कि यदि कोई भी व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकता कौन कौन सी है, जैसे भोजन है, कपड़ा है, मकान है, स्वास्थ्य या स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं की पूर्ति नहीं कर पाता है, तो वह क्या कहलाता है, निरपेक्ष निर्धनता कहलाता है। और भारत में निरपेक्ष निर्धनता का मापन व्यक्ति के कैलोरी उपभोग या न्यूनतम उपभोग व्यय के आधार पर किया जाता है। और भारत में नीति आयोग द्वारा या योजना आयोग द्वारा निरपेक्ष निर्धनता पर बल दिया गया है, यानी कि भारत में निर्धनता का मापन मुख्य रूप से न्यूनतम उपभोग व्यय या कैलोरी उपभोग व्यय के आधार पर किया जाता है। क्लियर हो गया? तो यह ध्यान रखना, नीति आयोग ने निरपेक्ष निर्धनता को जो है क्या दिया, महत्व दिया है, बल दिया। लेकिन यही प्रश्न पूछा जाए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सापेक्ष निर्धनता को क्या है, बल दिया गया है। क्लियर हो गया? तो दोनों अलग है, भारत में निरपेक्ष निर्धनता को बल दिया गया है, जबकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो है वहां सापेक्ष निर्धनता। और सापेक्ष निर्धनता यह जो है आर्थिक असमानता के आधार पर, यानी कि एक व्यक्ति की आय की तुलना दूसरे व्यक्ति के आय से या औसत जो है आय वाले व्यक्ति से करते हैं, और यदि कोई भी व्यक्ति औसत आय वाले व्यक्ति से कम आय रखता है तो वह निर्धन माना जाता है। इसका मतलब इसमें किसी भी किस देश की निर्धनता का आकलन तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर किया जाता है, आय के आधार पर किया जाता है। जबकि भारत में नीति आयोग ने कहा कि यदि कोई भी व्यक्ति न्यूनतम इतने कैलोरी उपभोग व्यय प्रतिदिन नहीं करता है तो वह निर्धन माना जाता है। इसीलिए हम कहते हैं कि भारत में निर्धनता का आकलन जो है किस आधार पर किया जाता है, कैलोरी उपभोग व्यय पर किया जाता है। क्लियर हो गया? अब देखिए प्रश्न पर आते हैं कि भारत में नीति आयोग द्वारा निर्धनता की अवधारणा पर बल दिया गया है, तो कौन सी बल है, निरपेक्ष निर्धनता पर बल दिया गया है, इसलिए इसका सही उत्तर क्या है, बी। यदि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पूछा जाए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यदि पूछा जाए कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर निर्धनता का आकलन का आधार क्या है या किस अवधारणा पर बल दिया है, तो सापेक्ष निर्धनता यानी आय पर उन्होंने बल दिया है। क्लियर? चला आगे, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसी देश की निर्धनता अनुपात के आकलन का सूत्र है कि कोई भी देश है उस देश के निर्धनता अनुपात जो है ज्ञात करने का सूत्र क्या है। ए, निर्धन व्यक्तियों की संख्या बट्टा कुल जनसंख्या, बी, कुल जनसंख्या बट्टा निर्धन व्यक्तियों की संख्या, सी, निर्धन व्यक्तियों की संख्या इनटू कुल जनसंख्या, और डी, निर्धन व्यक्तियों की संख्या प्लस कुल जनसंख्या। यानी कि किसी भी देश की निर्धनता अनुपात ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, तो देखिए निर्धनता अनुपात बराबर होता है देश में निर्धन व्यक्तियों की संख्या बटा देश की कुल जनसंख्या। तो इसका सही उत्तर क्या है, ए इसका सही है कि देश के में निर्धन व्यक्तियों की संख्या बटा
देश की कुल जनसंख्या, यह किसी भी देश की निर्धनता अनुपात निकालने का क्या है, सूत्र है। चल आगे, अगला प्रश्न। नीति आयोग की बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट के अनुसार भारत में सर्वाधिक गरीब आबादी वाले राज्यों का सही समुच्चय है। ए बिहार उत्तर प्रदेश, बी बिहार झारखंड, सी केरल गोवा, डी बिहार मध्य प्रदेश। अब देखिए, हम कहते हैं कि भारत में निर्धनता, भारत में निर्धनता का आकलन किसके द्वारा किया जाता है, नीति आयोग के द्वारा किया जाता है। और नीति आयोग द्वारा प्रथम बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट जारी की। इसके अनुसार सर्वाधिक गरीब और सर्वाधिक गरीब आबादी और न्यूनतम गरीब आबादी वाले राज्यों को विभाजित किया। अब देखिए, प्रथम बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार सर्वाधिक गरीब जो है आबादी वह किस राज्य में है, तो सबसे ज्यादा जो है गरीब आबादी वह कहां पर है, बिहार में है। उसके बाद झारखंड है, उसके बाद उत्तर प्रदेश है, उसके बाद मध्य प्रदेश है। क्लियर हो गया। और यदि न्यूनतम में पूछा जाए तो सबसे कम केरल में, उससे ज्यादा गोवा में, उसके बाद सिक्किम, उसके बाद तमिलनाडु में। अब है कि सर्वाधिक गरीब आबादी वाले राज्यों का सही समुच्चय क्या है, तो बिहार और झारखंड इसका क्या है, सही उत्तर है। यदि पूछा जाए न्यूनतम गरीबी आबादी वाले, तो इसका सही क्या होगा, यहां न्यूनतम गरीब आबादी वाले राज्य है केरल और गोवा। क्लियर हो गया। तो यह था गरीबी को लेके या पॉवर्टी, निर्धनता को लेके जो प्रश्न हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जा सकते हैं। क्लियर। अब इसके बाद आता है बेरोजगारी का। अब बेरोजगारी को लेके केवल आपको दो प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। या तो पूछा जाएगा कि बेरोजगारी का जो है आकलन किसके द्वारा किया जाता है, या फिर पूछा जाएगा राजस्थान और भारत में जो है बेरोजगार जनगणना 2011 के अनुसार अकार्यशील जनसंख्या जो कोई कार्य नहीं करती है, जो बेरोजगार की श्रेणी में कह सकते हैं, कौन कौन है। चलिए बात करते हैं बेरोजगारी को लेके। अब समझना, सबसे पहले आता है बेरोजगारी की गणना, कि भारत में बेरोजगारी की गणना कौन करता। हमने पढ़ा है कि निर्धनता की जो गणना है, निर्धनता का आकलन यह तो कौन करता है, नीति आयोग करता है। क्लियर हो गया। लेकिन बात करते हैं बेरोजगारी का आकलन। बेरोजगारी का जो आकलन है यह पहले तो किसके द्वारा किया जाता था,
NSSO इसके द्वारा किया जाता था, यानी कि राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के द्वारा किया जाता था। लेकिन 23 मई 2019 को NSSO और CSO इन दोनों को मिलाकर एक नई संस्था बनाई NSO, और वर्तमान में बेरोजगारी का आकलन कौन करता है? NSO करता है, जिसे कहा जाता है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर हो गया? तो ये ध्यान रखना, NSO वर्तमान में करता है, पहले जो है NSSO करता था। तो दोनों ध्यान रखना कि निर्धनता का आकलन नीति आयोग करता है, जबकि बेरोजगारी का आकलन जो है NSO करता है। क्लियर? नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन। क्लियर हो गया? ये ध्यान रखना। चले आगे। इसके बाद आता है बेरोजगारी को लेके कि जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान और भारत में बेरोजगारी को लेके कौन से आंकड़े पूछे थे। अब समझना, इसको समझने का सीधा तरीका है, वह है जनगणना 2011 के अनुसार, और आपसे इसी आधार पे पूछा जाएगा जनगणना 2011 के अनुसार। सबसे पहले हम बात करते हैं भारत की, और उसके बाद हम बात करते हैं राजस्थान की, ताकि राजस्थान या भारत दोनों में से भी प्रश्न आए। कई बार दोनों को ही पूछ लिया जाता है, तो इसलिए हम दोनों की बात करते हैं। अब क्या क्या हमें पता होना चाहिए? एक तो पता होना चाहिए कार्यशील जनसंख्या, जिसे हम कहते हैं कार्य सहभागिता दर भी कहते हैं। यहां भारत और यहां राजस्थान के लिए। दूसरा है, वह है अकार्यशील जनसंख्या। ये दोनों पॉइंट हमें पता होने चाहिए, और इसी के आधार पर हम जो है बेरोजगारी की गणना भी करते हैं कि जो कार्यशील जनसंख्या है वह बेरोजगार नहीं है, लेकिन जो कार्यशील जनसंख्या नहीं है, अकार्यशील जनसंख्या है, वह क्या होगी? बेरोजगार होगी। अब समझना यहां से कि भारत और राजस्थान में कार्यशील जनसंख्या कितने प्रतिशत है। अब इसको समझना कि जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में कार्यशील जनसंख्या कितनी है? 43.60% है। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। जबकि भारत में कितनी है? तो भारत में कार्यशील जनसंख्या 39.8% है। तो यहां आपको यदि पता है कि भारत में कितनी है 39.8% और राजस्थान में है 43.6 या 60%। क्लियर हो गया? अब देखिए, हमें कार्यशील जनसंख्या के बारे में पता है और हमें अकार्यशील जनसंख्या पूछी जाए तो कैसे निकालना है? सीधा सा है, जो आपको आंकड़ा दे रखा है उसको 100 में से क्या कर दीजिए? माइनस कर दीजिए। यदि हम 100% में से 39.80% माइनस कर लें तो पीछे कितना रहेगा? 60 यहां भारत में। इसी तरह से राजस्थान में यहां है 43.100 में से 43.6 को कम कर दें 0.465। क्लियर हो गया? तो
अब या तो ये दोनों आंकड़े पूछे जाते हैं, ध्यान रखना, यह प्रश्न कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा वीडियो में भी पूछा गया था और आपसे भी पूछा जा सकता है कि भारत और राजस्थान में कार्यशील जनसंख्या कितनी है या कार्य सहभागिता दर कितनी है। यदि भारत की पूछा जाए तो 39.8% और राजस्थान की पूछा जाए तो 43.6 या 43.60% है। यही पूछा जाता है अकार्यशील। आपने कार्यशील को रट रखा है तो अकार्यशील निकालना बिल्कुल आसान है। कुल जनसंख्या में से कार्यशील जनसंख्या को यदि अपन घटा देते हैं तो शेष जो है वह अकार्यशील, यानी कि भारत में अकार्यशील जनसंख्या राजस्थान की अपेक्षा क्या है, ज्यादा है। तो ये दो चीजें आपको बेरोजगारी को लेकर पूछा था। तीसरा पूछा जाता है बेरोजगारी के प्रकार। अब समझना, वैसे तो बेरोजगारी के कई प्रकार हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में पूछी जाती है कि सबसे ज्यादा कौन सी है, तो मौसमी बेरोजगारी है, जबकि शहरी क्षेत्रों में सबसे ज्यादा जो है शिक्षित बेरोजगारी है। और एक बेरोजगारी जिसे हम प्रच्छन्न या छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं, जो कि मुख्य रूप से कृषि संबंधी गतिविधियों में है। क्लियर हो गया? तो यह ध्यान रखना, बेरोजगारी के प्रकार भी आप लोग पढ़ के जाएं, जिनमें विशेष रूप से एक तो मौसमी बेरोजगारी, एक प्रच्छन्न या छिपी हुई बेरोजगारी और एक शिक्षित। और उसके बाद भारत जो कि विकासशील देश है, तो यहां पे कौन सी बेरोजगारी ज्यादा देखने को मिलती है, तो उसमें अन्य प्रकारों में संरचनात्मक बेरोजगारी जो कि भारत में देखने को मिलती है। तो 4 प्रकार की बेरोजगारी को आप बहुत अच्छे से पढ़ें, तो निश्चित रूप से आपको निर्धनता और बेरोजगारी का कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। तो यह था आज का हमारा सेशन, जिसमें हमने भारत में निर्धनता और बेरोजगारी को लेकर जो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाने की संभावना है या पूछे जा सकते हैं, उनके बारे में चर्चा की। यह था आज का हमारा सेशन और इसी के साथ हमारे जो इकोनॉमिक्स को लेकर जो महत्वपूर्ण टॉपिक थे उन पर हमने चर्चा की। और अब मेरी ओर से जितने भी विद्यार्थी जो कि एसएसटी का एग्जाम देने वाले हैं, अपने जो संघर्ष को मंजिल में बदलने वाले हैं, उन सभी संघर्षरत, प्रयासरत, निरंतर कार्यशील जनसंख्या के रूप में कार्य करने वाले युवा साथियों को मेरी ओर से अग्रिम शुभकामनाएं कि आप लोग पेपर को बहुत अच्छे से पहले पढ़ें, चारों ऑप्शन को बहुत अच्छे से पढ़ें, उसके बाद उसका उत्तर दें। ध्यान रखें, आप हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में पेपर आता है, दोनों प्रश्नों को पढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि आप कई बार हम हिंदी पढ़ते हैं लेकिन प्रश्न अंग्रेजी वाला जो होता है, जो अंग्रेजी वाला प्रश्न है वह ज्यादा सही माना जाता है। इसीलिए यदि किसी भी प्रश्न में आपको डाउट रहे, मतभेद रहे, तो आप अंग्रेजी वाला जो प्रश्न है उसको पढ़ के प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश करें। ध्यान रखना, केवल हिंदी पर निर्भर नहीं रहे, क्योंकि कई ऐसे प्रश्न होते हैं जो हिंदी में कुछ और अर्थ निकलता है, अंग्रेजी में कुछ और दे रखा होता है। हम हिंदी के आधार पे करके तो आ जाते हैं, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो पता चलता है कि जो हमने किया है वह गलत माना है। तो उसके पीछे कहीं न कहीं कारण जो है अंग्रेजी माध्यम का भी होता है। तो इसीलिए अंग्रेजी माध्यम वाले प्रश्न को भी आप पढ़ें और उन प्रश्नों पर पढ़ें जिसमें आपको क्या है, मतभेद है, थोड़ा सा डाउट है। और मेरी ओर से सभी को अग्रिम शुभकामनाएं कि आप पेपर को अच्छा जो है करें और अच्छा करने के साथ साथ जो सिलेक्शन की लक्ष्मण रेखा है उसको पार करके सेलेक्ट हो जाए और भारत के भविष्य निर्माता के रूप में अपने आप को सुशोभित करे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज का यह सेशन हमारा खत्म। और इसी के साथ जो है अब रीट मेंस के एसएसटी के लिए यूट्यूब पर आगे वाले दिनों में क्लास अवेलेबल नहीं होगी, क्योंकि परीक्षाएं आपकी जो है 25 से लगाकर 1 तारीख तक है। तो अब आप स्वयं जो है अपने स्तर पर तैयारी करें और ऐसी तैयारी करें कि लोगों को लगना चाहिए कि जब आप पेपर दे के आए और पेपर देने के बाद जब आपका सिलेक्शन हो तो आपके साथी ये कहें कि नहीं, आपकी मेहनत ने वास्तव में सबको चौंका दिया है। क्योंकि किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि किस्मत आपको मौका देगी, किस्मत आपको मौका देगी,
लेकिन आपकी मेहनत सबको चौंका देगी। तो ऐसी मेहनत जो आपने की है, उस मेहनत को अब मंजिल में बदलकर सभी साथियों को, सभी लोगों को चौंकाने का समय आ गया है और अपने माता पिता, अपने परिवार और अपने समाज का नाम रोशन करने का समय आ गया है। तो साथियों, मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूं कि आप पेपर को बहुत अच्छे से दें और जो आपने सपना देखा है उसको पूरा करें, अपना और अपने के सपनों को पूरा करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।